कहानी की शुरुआत होती है लगभग रात के 3:30 जब एक हाई सिक्योरिटी वाला ट्रक लॉस एंजलिस की एक डोनट्स की दुकान के बाहर रुका और 2 सिक्योरिटी गार्ड दुकान के अंदर गए। एक कार और एक एसयूवी ने ट्रक का रास्ता ब्लॉक कर दिया और इनमें से कुछ गुंडे बॉडी आर्मर और गैस मास्क पहनकर उतरे। इन गुंडों के पास जबरदस्त बंदूकें भी थी। जैसे ही गार्ड्स बाहर आए, इन गुंडों ने बंदूकें गार्ड्स के ऊपर तान दी। ट्रक ड्राइवर ने तभी लॉस एंजलिस पुलिस को खबर दी कि कुछ गुंडे उन्हें घेरे हुए हैं और उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। एक गार्ड ने बड़ी चालाकी से अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन एक गुंडे ने उस पर गोली चला दी और फिर दूसरे गुंडे ने ट्रक ड्राइवर को मार डाला। इन गुंडों ने ट्रक के दरवाजे को खोलकर एक दूसरे गार्ड को बाहर निकाला। इतनी देर में पुलिस भी वहां आ गई। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई, लेकिन इन गुंडों की असॉल्ट राइफल्स के सामने पुलिस की नॉर्मल बंदूकें क्या ही कर पाती। वाले और एक गुंडा इस गोलीबारी में मारे गए और फिर जल्द ही गुंडे ट्रक को लेकर फरार हो गए। वह लोग इस ट्रक को एक गोदाम में ले गए। गैंग के लीडर रे ने बॉस्को को खूब डांटा क्योंकि उसने सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चलाई थी। रे ने गैंग के बाकी लोगों से कहा कि ट्रक की बिगड़ी हालत को ठीक करना होगा। जैसे ही रे ने ट्रक का दरवाजा खोला, एंसन ने रे से पूछा कि क्या वह ठीक है। तब रे ने जवाब दिया कि हमने 4 पुलिस वालों को मारा है। पुलिस हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रही होगी। डिटेक्टिव निक ओब्रायन इस दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचा और फिर एलए शेरिफ डिपार्टमेंट के अफसरों के पास गया जो उस गुंडे की लाश के पास खड़े थे। पुलिस वालों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग खाली ट्रक को लेकर क्यों चले गए। इस पर निक कहा कि जरूर इसके पीछे उनका कोई प्लान है। कुछ दूरी पर सड़क की दूसरी तरफ से बॉस्को इस मीटिंग की तस्वीरें खींच रहा था। वापस जाकर बॉस्को ने रे को तस्वीरें दिखाई और उसने निक की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यह इस घटना का इंचार्ज है। रे ने अपने साथियों को बताया कि निक मेजर क्राइम्स डिवीजन का हेड है। डॉनी, जिसने पिछली रात ट्रक चलाया था, निक की तस्वीर देखकर वहां से चला गया। निक और उसके साथी अफसर इस केस की छानबीन कर रहे थे। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये किसी अंदर के आदमी का काम है, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि यह ट्रक जो है 3-3:30 बजे यहाँ, जो 8 महीने पहले ही पैरोल पर रिहा हुआ था। डोनी रात को बार टेंडर का काम करता था। तभी उसने देखा कि फेडरल रिजर्व बैंक में काम करने वाला एक आदमी अपनी आईडी बार में ही भूल गया। उसने ये आईडी कैश रजिस्टर में डाल दी और मैक के पास गया, जो कि रेकी गैंग का ही एक आदमी है। निक भी इसी बार में बैठा था और वो डोनी से कुछ सवाल जवाब करने लगा। डोनी ने कहा कि मुझे नहीं पता यहाँ कौन आता है, कौन नहीं। क्रिमिनल से लेकर पुलिस वाले तक यहाँ कोई भी आ सकता है। यह बार सबके लिए है। इस पर डोनी ने हामी भरी। जब डोनी की इस बार में शिफ्ट खत्म हुई और वह जाने लगा तो निक ने उसकी गाड़ी का शीशा खटखटाया और डोनी को बेहोश कर दिया। जब डोनी की आंख खुली तो वह एक अनजान जगह पर था। डोनी जब बेडरूम से बाहर गया तो वहां निक की टीम और 4 औरतें थीं। निक ने डोनी को एक सीसीटीवी से निकाली हुई फोटो दिखाई जिसमें वह रे से मिल रहा है। डिटेक्टिव गस्ट ने कहा कि हमें तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा पता है। एक बार तुम गाड़ी चुराकर भागने के लिए अरेस्ट हो चुके हो, कुछ लोगों का खून करने की कोशिश के जुर्म में भी जेल जा चुके हो, और कैलिफोर्निया में आज तक सबसे तेज गाड़ी भगाने का चालान भी तूने ही भरा है। गस ने उसे समझाया कि तुम्हारी सिर्फ एक गलती तुम्हें सालों तक जेल में वापस फेंक सकती है। डोनी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि प्लीज सर, मैं सिर्फ रे से एक आधी बार मिला हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। निक ने अपनी बाजू पर बना एक टैटू डोनी को दिखाया जिस पर रेगुलेटर्स लिखा था। निक ने पूछा कि इसका मतलब जानता है तू? पुलिस वालों की एक गैंग है जिसका नाम है क्लीक। मैं उसका हिस्सा हूँ। ये गैंग नियमों में विश्वास नहीं करती, अपराधियों को सुधरने का मौका नहीं देती, सीधा गोलियां उतारती है उनके अंदर। निक ने अब डोनी से सीधा पूछा कि तेरे जैसा डरपोक आदमी ऐसी खतरनाक गैंग के साथ क्या कर रहा है? डोनी ने कहा कि सर, मैं उनका सिर्फ ड्राइवर हूँ, मुझे चोरों की गैंग के ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं पता। निक ने डोनी से कहा कि उनके साथ कांटेक्ट में रहना, और जब मैं फोन करूं ना तो उठाएगा तू, समझा, वरना तुझे उठा लूंगा मैं। उधर उस गुंडों की गैंग ने लॉस एंजलिस के फेडरल रिजर्व बैंक पर नजर रखी हुई थी। रे ने बताया कि ये इकलौता ऐसा बैंक है जहां आज तक कभी चोरी नहीं हो पाई। रे ने बताया कि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम इतना जबरदस्त है कि यहाँ पर 53 बार चोरी की कोशिश हो चुकी है, लेकिन कोई एक बार भी कामयाब नहीं हुआ, और इसीलिए रे चाहता है कि वो लोग यहाँ चोरी करें। वहां पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स को पता चला कि रे, एंसन, डॉनी और बॉस्को ये सभी रिटायर्ड मरीन कमांडो हैं। ऑफिसर्स ने पिछले 10 साल में हुई सभी चोरियों की जांच की तो पता चला कि 10 साल जब रे जेल में था तो कोई भी बड़े लेवल की चोरी नहीं हुई। निक ने सभी ऑफिसर्स को बताया कि अगर हमने रे को पकड़ लिया तो सारी अनसुलझी चोरियों का भी खुलासा हो जाएगा। रे और उसकी गैंग अब वापस उसी गोदाम में गए। रे अपनी गैंग को फेडरल बैंक का पूरे दिन का रूटीन समझाने लगा। रे ने बताया कि यह बैंक रोज काम न आने वाले या फटे पुराने बिल्स को अपने डेटाबेस से हटाता है। 4 बजे या 5 बजे के बीच में नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और यह कचरा एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उठाती है। उसने बताया कि अकेले अपने बाज के नोट की गिनती करने वाले कमरे में कम से कम 30 मिलियन रोजाना आते हैं। रे ने प्लान बनाया कि उन्हें वहां पहुंचना होगा नोटों के कटने से पहले। इस तरह उनके पास कम से कम 30 मिलियन होंगे, जो किसी के ठीक नहीं है। किसी इंसान से चोरी भी नहीं कर रहे हम। डोनी ने अब एक चाइनीज फूड डिलीवरी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया।
जहां से बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ रोज ऑर्डर करते थे। डोनी बैंक में खाना डिलीवर करने 2 बैग्स लेकर अंदर गया। सिक्योरिटी ने डोनी को अंदर एंटर होने के लिए काट दिया, जिसे लेकर वह अंदर पहुंच गया। डोनी ने एक बैग तो कैफेटेरिया में बैठी हुई औरतों को डिलीवर किया, पर दूसरा बैग लेकर वॉशरूम में घुस गया। वह बैग उसने ऊपर वेंटिलेटर होल में छुपा दिया। उसी दिन रात को रे और उसके साथी रेस्टोर में अभी अचानक पुलिस वाले वहां आ गए। निक रे के टेबल की तरफ बढ़ा और डॉनी से बात की, ये दिखाते हुए कि डॉनी तो उसे जिम में मिला है। वापस गोदाम में जाकर रे को डॉनी पर शक हुआ कि कहीं वह पुलिस वाला तो नहीं है। डॉनी ने मना कर दिया, लेकिन रे ने गन तान कर दोबारा पूछा कि वो निक को कैसे जानता है। डॉनी ने सच सच बता दिया कि निक ने उसे पकड़ लिया था और वह जानता है तुम सबके बारे में। इसके बाद डॉनी कभी उससे नहीं मिला। रे ने उसका भरोसा कर लिया और उसने डॉनी को निक तक एक बात पहुंचाने के लिए कहा कि चोरी इस फ्राइडे को होने वाली है। डॉनी निक से एक सूट की दुकान में मिला और निक ने पूछा कि तुम लोग रेस्टोर में क्या कर रहे थे, पर डॉनी ने बात को बदलते हुए कहा कि चोरी इस फ्राइडे को होने वाली है, लेकिन उससे यह नहीं पता कहाँ पर। अब निक उस क्लब में पहुंचा जहां रे की गर्लफ्रेंड काम करती है और शो देखने लगा। रे की गर्लफ्रेंड स्टेज से उतरकर निक के पास आई और उसके कान में कुछ कहा, जिसके बाद वह दोनों उस लड़की के घर पहुंच गए। अगली सुबह जब रे वहां आया, उसकी गर्लफ्रेंड लिविंग रूम से भागी और अंदर से निक शर्टलेस बाहर आया। वह दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और फिर दोनों की ही नज़र टेबल पर रखी बंदूक पर पड़ी। निक ने रे को आंखों से बंदूक उठाने का इशारा किया, लेकिन रे उसके जाल में नहीं फंसा, बल्कि वह निक के सामने से गुजरकर बेडरूम में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद निक ने अपनी गाड़ी में पहुंचकर अपने साथी को फ़ोन किया और चोरी की अगली लोकेशन का पता बताया, जो उसे रे की गर्लफ्रेंड से पता चली थी। बाद में रे की गर्लफ्रेंड ने उसे बताया कि तुमने जो कहा था मैंने कर दिया। अब चोरी का दिन आ गया और पुलिस वाले बैंक पर नज़र रखे हुए थे। तभी एक वैन पार्किंग में आकर रुकी। रे और उसकी गैंग बुलेट प्रूफ जैकेट, मास्क और असॉल्ट राइफल्स लेकर पहुंचे। उन्होंने बैंक में घुसते ही सिक्योरिटी कैमरा पर गोली दाग दी और सभी को नीचे बैठने का ऑर्डर दिया। गैंग ने सबके फोन्स लेकर उनके हाथ बांध दिए और साथ ही सबके सर बैग्स में डाल दिए। रे ने बैंक मैनेजर को कहा कि और कहो कि 1 मिलियन की फिरौती चाहिए हमें, और वो भी एक हेलीकॉप्टर के अंदर जिसमें फ्यूल पूरा भरा हो, वरना हर 1 घंटे में हम एक होस्टेज को गोली मार देंगे। और अगर किसी पुलिस वाले ने यहाँ आने की कोशिश की तो एक एक करके सभी लोग मरेंगे। जल्द ही पुलिस और FBI बैंक के बाहर आ गई। बैंक के अंदर अचानक एक फ़ोन बजा और रे ने फ़ोन उठाया। उसने सीधा पूछा कि जो मांगा है वो मिलेगा या नहीं। पुलिस वाले ने कहा कि हम आपकी मांग के ऊपर काम कर रहे हैं। इस पर रे ने कहा कि बिना पैसों का जुगाड़ किए फ़ोन करने के लिए तुमने एक बंदे को मरवा दिया ना। तभी बॉस को एक आदमी को पीछे ले गया और गोली चलाने की आवाज़ आई। अब ऑफिसर ने दोबारा फ़ोन किया और इस बार मैनेजर ने फ़ोन उठाया। मैनेजर ने बताया कि एक आदमी को पहले ही मार दिया गया है और जितनी बार तुम लोग फ़ोन करोगे उतने लोग मरेंगे। तो अगला फ़ोन तभी करना जब इन चोरों ने जितने पैसे मांगे हैं उतने का जुगाड़ हो गया हो। ऑफिसर ने कहा कि क्या वह 90 मिनट इंतजार कर सकते हैं, जिस पर रे ने हाँ भरी और मैनेजर ने मैसेज आगे दिया। बाहर पुलिस बैंक का मैप देख रही थी। अंदर से धमाके की आवाज़ सुनाई दी और पुलिस को समझ आ गया कि चोरों ने तिजोरी तोड़ डाली है। निक ने मैप में कुछ देखकर टोनी से पूछा कि यह क्या है। उसने बताया कि एक सीवेज लाइन है जो अब तो शायद बंद कर दी गई है। तभी निक को सुअर में जाने का एक रास्ता दिखा और उसने कुछ सोचा। इसके बाद निक ने कहा कि हमें अंदर जाना पड़ेगा। उसने एक लोहे की रोड उठाई और बैंक का मेन दरवाज़ा खोलने लगा। अंदर जाकर निक ने बंदी बनाए हुए लोगों से पूछा कि क्या वह सब ठीक है। एक भी चोर वहां नहीं था। फिर निक और उसके साथी बैंक के पीछे गए, जहां उस होस्टेज को ले जाकर मारा गया था, लेकिन उसे मारना भी नाटक था। वह लड़की भी जिंदा थी। जल्द ही उन्हें एक खड्डा दिखा जो कि सीवेज लाइन से जुड़ा हुआ था, यानी चोर वहां से भाग गए। निक भी सीवेज हॉल में उनका पीछा करते हुए घुस गया। मैक ने बैंक में एलेमेड सिक्योरिटी कंपनी का ऑफिसर बनकर फ़ोन किया। उसने कहा कि हमारा ट्रक सिर्फ 2 मिनट दूर है, अभी आता ही होगा तो गेट खुलवा देना। रे और एंसन बिल्कुल एलेडा के गार्ड्स के कपड़े पहनकर शुरुआत में चुराए हुए ट्रक को लेकर डिलीवरी लेने गए। उन्होंने इस ट्रक के ऊपर पेंट करवा दिया था, थोड़ा बहुत डिज़ाइन बदल दिया था ताकि ये बिल्कुल ओरिजिनल ट्रक जैसा लगे। इन दोनों ने ट्रक को बैंक के सिक्योरिटी गेट पर रोका और अपनी आईडी फेडरल रिजर्व बैंक के ऑफिसर को दिखाई, जो उस वक्त ड्यूटी पर था। आईडी बिल्कुल असली लग रही थी। साथ ही उन्हें फ़ोन पर बता दिया गया था कि ट्रक आने वाला है, इसीलिए गार्ड ने ज़्यादा शक न करते हुए उन्हें अंदर जाने दिया। इन दोनों ने ट्रक के पिछले हिस्से से 2 नोटों से भरे हुए बक्से निकाले और उन्हें नोटों की गिनती करने वाले फ्लोर पर ले गए। पैसे गिनने वालों ने इन टब्स को $100 के नोट गिनने वाले कमरे में डाल दिया, जबकि रे और एंसन वेटिंग रूम में चले गए। बॉस्को बैंक के नीचे वाली सुरंग में था। उसे रेडियो पर रे ने बताया कि डॉनी काउंटिंग रूम में पहुंच चुका है। बॉस्को ने पावर ग्रिड में एक स्विच दबाया, जिससे पूरे बैंक की बिजली धीमी हो गई। इससे न सिर्फ बैंक की नोट काटने वाली मशीन बंद हो गई, बाकी डॉलर के नोटों की गिनती करने वाले कमरे के कैमरे और मोशन सेंसर भी बंद हो गए। एक पुलिस गार्ड ने गिनती करने वालों को कहा कि कुछ देर के लिए उन्हें सिस्टम बंद करना पड़ेगा और उन्हें ब्रेक ले लेना चाहिए।
जैसे ही गिनती करने वाले और पुलिस काउंटिंग वाली जगह से बाहर गए, रे ने डॉनी को रेडियो पर बताया कि अब वह अपना काम कर सकता है। वहां कोई नहीं है। डॉनी एक बक्से के अंदर छुपा हुआ था। उसके चारों तरफ डॉलर के नोटों की गड्डियां लगी थी। वो बक्से से बाहर निकला और कुछ गड्डियां नीचे गिर गई, जिन्हें उसने वापस अंदर डाला। बैंक में काम करने वाली एक औरत जो रोज चाइनीज खाना ऑर्डर करती थी, उसने रेस्टोरेंट में फोन किया। फोन मैक ने उठाया। इस औरत की शिकायत थी कि 1 घंटा पहले ऑर्डर किया था मैंने, अब तक आया क्यों नहीं। मैक ने चाइनीज एक्सेंट में कहा कि हाँ, खाना आने वाला है। बैंक के अंदर पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि कैमरा और मोशन सेंसर काम नहीं कर रहे, तो उसने दूसरे गार्ड से कहा कि वह जल्द से जल्द सारे बक्सों को गिन ले, वरना कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। सिक्योरिटी गार्ड कैफेटेरिया में गिनती करने वालों को बुलाने लगा। डॉनी इस वक्त गिनती वाले कमरे में एक टेबल के नीचे छुपा था। वह डॉलर वाले नोट जो कि मशीन में जाकर कटने ही वाले थे, वह उन नोटों को ब्लैक जिपर बैग में डाल रहा था, जिसके बाद उसने उन बैग्स को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। सिक्योरिटी गार्ड वापस काउंटिंग रूम में आया 2 गिनती करने वाले लोगों के साथ। रे ने डॉनी को भागने का सिग्नल दिया। उसने एक एयर वेंट का ढक्कन हटाया, उसमें घुसा और अंदर से दोबारा बंद कर लिया। रेडियो पर डॉनी 111 ने रे को बताया कि वह वेंट में है और रे ने बॉस्को को लाइट चालू करने का सिग्नल दिया। लाइट चालू होते ही सब दोबारा अपने अपने काम पर लग गए। डॉनी ने वेंट से होते हुए बाथरूम के वेंटिलेटर शाफ्ट को निकाला। जो खाना उसने पहले से वहां छोड़ा हुआ था वह उठाया और बिल्डिंग में घूमने के लिए उसने उसी एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल किया जो बैंक में काम करने वाला आदमी बार में छोड़ गया था। उस औरत को डॉनी ने खाना डिलीवर किया और फिर बिल्डिंग से निकल गया। दूसरी तरफ डॉनी के कुछ दोस्त बैंक से कचरा उठाने का काम कर रहे थे। उन दोनों को एक ही कंपनी के नाम के 2 अलग अलग ट्रक्स में भेजा गया। ये सब कुछ प्लान किया गया था। ये दोनों एक चौराहे पर रुके और दोनों ने सर हिलाकर इशारा किया। बैंक की बेसमेंट में एलेक्सी ने कचरा अपनी गाड़ी से उठाया। दूसरी तरफ रे और एंसन अपना सिक्योरिटी ट्रक लेकर बैंक से बाहर आ गए। बॉस को एक कचरा ले जाने वाले ट्रक का पीछा कर रहा था और उसने रे को अपनी लोकेशन बताई। जल्द ही रे कचरा ले जाने वाले ट्रक तक पहुंच गया और उसे आगे से रोका। वही बॉस्को ने इस ट्रक को पीछे से रोका। बॉस्को ओवरव्यू ट्रक्स बॉस्को ड्राइवर की तरफ भागा और उसे बंदूक दिखाकर बाहर निकलने को कहा। बॉस्को ट्रक में बैठकर उसे ले गया और बाकी गैंग उसे फॉलो करने लगी। उधर निक पूरे शहर में रे और उसकी गैंग को ढूंढ रहा था। तभी उसे डोनी रास्ते में दिखा और उसने गाड़ी रोकी। मैक ने दूर से देखा कि पुलिस वालों ने डोनी को अपने ट्रक में बैठा लिया। निक और उसके साथियों ने डोनी को पीटते हुए पूछा कि रे और बाकी सब कहाँ हैं। डोनी ने हार मानकर आखिरकार उनको लोकेशन बता ही दी। रे और उसकी गैंग इस वक्त डंप साइट पर थे। मैक ने रे को फोन किया कि डोनी पकड़ा गया है, अब आगे क्या करना है, लेकिन रे ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। उसने एंसन को बताया कि डोनी और मैक पकड़े गए और फिर वह दोनों गाड़ी में वहां से चले गए। निक को रे की गाड़ी की एक झलक दिखाई दी, जिसके बाद वह उसका पीछा करते हुए ट्रैफिक से भरे हुए हाईवे पर चढ़ गया। उसने रेडियो पर डिटेक्टिव मर्फ बराचो को लोकेशन बताई। रे ने शीशे में देखा कि 20 गाड़ियों के पीछे निक की गाड़ी है। गस ने डोनी को गाड़ी के साथ ही हथकड़ियां लगा दी और फिर निक और टोनी के साथ निकल गया। मफ और बराचो भी वहां पहुंच गए। रे, एंसन और बॉस्को भी अपने ट्रक से बाहर निकलने लगे। जैसे जैसे पुलिस वाले उनके पास आ रहे थे, रे ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें एक पुलिस वाले को गोली लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब पुलिस वाले भी पलटवार करने लगे। एकदम सन्नाटा टूटा और गोलियों की बरसात होने लगी। दोनों तरफ से गोलियां गाड़ियों को चीरते हुए जा रही थीं। मॉस्को की गर्दन पर गोली लगी, जिसके बाद रे ने पलटवार करते हुए उस पुलिस वाले के घुटने पर गोली दाग दी। रे और एंसन सड़क पर भागने लगे और निक उनके पीछे था। पुलिस वाले ने बढ़िया निशाना लगाते हुए एंसन को ढेर कर दिया। रे भागते हुए अब एक गली में घुस गया और निक बिल्कुल उसके पीछे था। निक ने रे पर गोली चलाई, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। रे किसी तरह अपनी बंदूक को रीलोड करने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने बंदूक को रीलोड किया और किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वह निक पर गोलियां चलाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। निक ने अपनी बंदूक रीलोड की और रे की छाती पर गोली चला दी। रे नीचे गिर गया और किसी तरह रेंगते हुए एक कार के पीछे छुपा और अपनी जैकेट से गोलियों से भरी एक मैगजीन निकाली। उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी खाली बंदूक निक की तरफ तान दी। निक ने ना चाहते हुए भी खुद को बचाने के लिए रे पर गोली चला दी। उसे यह थोड़ी पता था कि रे के पास गोलियां नहीं है। जब निक वापस अपनी गाड़ी के पास गया तो डॉनी वहां से भाग चुका था। निक और गस ने रे की गाड़ी से ताले बैग्स निकाले और देखा कि उनमें तो नोटों के टुकड़े थे, पूरे नोट नहीं। निक उस बार में गया जहां डॉनी काम करता था और उसका पता पूछा। मालिक ने बताया कि डॉनी तो 2 दिन पहले नौकरी छोड़ गया। वह बार में बैठा ही था कि तभी वहां बैंक के 2 एम्प्लॉइज आए, जिनके गले में बैंक के एक्सेस कार्ड्स थे। उसने दीवार पर लगी फुटबॉल टीम की तस्वीर को ध्यान से देखा, जिसमें डॉनी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। निक जैसे ही बार से बाहर निकला तो उसे बैंक दिखा। वो समझ गया कि इस पूरी गेम का मास्टरमाइंड सिर्फ डॉनी था। आखिर में हमने देखा कि डॉनी लंदन के एक बार में बारटेंडर का काम कर रहा था। उसके वह दोस्त जिन्होंने कूड़े वाला बनके पूरी गेम घुमाई थी,
वह भी उसके साथ ही बैठे थे। टोनी ने पहले ही रे और उसकी गैंग को धोखा देने का प्लान बना रखा था। इसी वजह से उसके दोस्त दो बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले कूड़े के ट्रक्स घुमा रहे थे, एक जिसमें कटे हुए नोटों का चूरा था और दूसरे में असली 100 के नोट यानी 30 मिलियन थे। पता चलता है कि डोनी ने बैग से पैसे निकालकर टायरों में भरकर पनामा भेज दिए थे और अब वह लंदन में किसी दूसरी चोरी का प्लान बना रहा था। तो 1 मिलियन होने वाले हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी करवा दो। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना।